हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक नई क्लास लेके हाजिर हैं जिसका नाम है प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। साथ में दीप्त अदीप्त वस्तुएं ये क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रकाश किरण, इसके बारे में, और प्रकाश का परावर्तन जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद फिर प्रतिबिंब और दर्पण। इसके बाद फिर दर्पण से संबंधित प्रमुख जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और साथ में दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक, तो कहते हैं कि प्रकाश क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु हमें वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, अगर प्रकाश के गुण की बात की जाए कि प्रकाश क्या है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु हमें वस्तुओं को दिखाता है कि ये लाल रंग की वस्तु है, ये काले रंग की वस्तु है, और उस वस्तुओं की ये छोटी है, बड़ी है, इन सभी चीजों के बारे में हमें अवगत कराता है। यानी ये हम आंखों के द्वारा देखते हैं, और ये हमारी आंखों को इंगित करता है, बताता है कि यह वस्तु है। ठीक, तो समझ गए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, तो इसकी अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। अब इसके बाद इसके गुण के बारे में बात करें। जैसे क्वेश्चन पूछा था, कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्रकाश के गुण से, या ये कह सकते हैं प्रकाश की विशेषताओं से। ठीक, कि प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। तो प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं। जैसे सबसे पहला गुण ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, तो उसके बाद यहां से दूसरा जो पॉइंट आता है, यानी पहला पॉइंट क्या कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, दूसरा, अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये बात हमने पहले बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि जैसे कभी लेजर लाइट ली होगी, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट से हम जब भी कभी लाइट आगे मारते हैं तो क्या होता है, एक सीधा पथ दिखाई पड़ता है, एक सीधा पथ दिखाई पड़ता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। या फिर हम कह सकते हैं टार्च की रोशनी, जब भी हम कभी टार्च मारते हैं तो क्या होता है, वो सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में
चलता है। या फिर ये कह सकते हैं जैसे हमारे घर में कभी देखा होगा, अगर कोई छोटा सा छेद होता है या कोई गड्ढा होता है या कोई खिड़की छोटी है, छोटा सा रोशनदान होता है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश उससे आता है तो कुछ सीधे यानी प्रकाश स्रोत के रूप में वो सीधा एक हमारे घर के अंदर तक यानी कमरे में जहां भी वो रोशनदान का प्रकाश जहां से आ रहा होगा तो कुछ सीधा वो दिखाई देता है। यानी रास्ते में कुछ ऐसे जब दिखता है तो जैसे ये यहाँ पे कोई रोशनदान है तो इससे क्या होगा कि यहाँ से कुछ ऐसे प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा और इसमें छोटे छोटे कण ऐसे दिखते हैं जो कि ये कण इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकाश ही है। ठीक, ये प्रकाश ही है और उसी प्रकाश में क्या है, यहाँ पे जो कण उड़ रहे थे वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रकाश सीधा चला आ रहा था, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ये प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, अगला पॉइंट कह सकते हैं प्रकाश यहां से आगे कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक, कहने का मतलब यह है, या यहां से ये कह सकते हैं प्रकाश के संचरण के लिए या प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम कक्षा 9 में पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि जब हम लोग पृथ्वी पर होते हैं तो हम लोग आसानी से एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और चंद्रमा पर हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। तो अब वायुमंडल क्या हो गया, एक प्रकार से ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम हो गया। ठीक, तो जैसे ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, अर्थात प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक होती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जैसे ये पूछ दिया गया कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। दूसरी बात यहाँ से एक ये भी आता है प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, ये पूछाता है। तो प्रकाश की निर्वात में अगर चाल की बात की जाए, प्रकाश की निर्वात में चाल तो निर्वात में चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इससे कई सारे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं और न्यूमेरिकल के साथ साथ ये बहुविकल्पी में भी ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, कांच में, वायु में, ठीक, इसके बाद द्रव में या जल दे दिया गया, तो कोई भी माध्यम पूछ सकता है। तो अगर बात की जाए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन करता है। ठीक,
हमने क्या बताया, प्रकाश जो है वो परावर्तन के नियमों का पालन करता है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? परावर्तन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई प्रकाश आया और आने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाए। ठीक, कोई प्रकाश जिस माध्यम में यानी किसी भी माध्यम में आया और यदि उसी माध्यम से फिर वापस लौट जाए तो इसे कहा जाता है परावर्तन। यानी कोई भी घटना यदि उसी माध्यम में हो जाए तो ये कहेंगे परावर्तन। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने ये कोई दर्पण या कोई चिकना फर्श ले लिया, और चिकना फर्श जब ले लिया तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे कोई प्रकाश किरण डाली गई और डालने के बाद क्या होता है, ये प्रकाश किरण इसी दिशा में चली गई। तो ये जो घटना होती है, ये प्रकाश यानी एक तो ये ध्वनि में भी होती है, ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है, सेम वैसे ही प्रकाश भी परावर्तन के नियमों का पालन करता है। ठीक, इसके बाद जो और एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी अगर पूछा जाए प्रकाश किस रूप में चलता है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, यानी प्रकाश के जो गुण थे। और भी कई सारे हैं, लेकिन बस इतने ही, ये जो मुख्य थे वो हमने लिखा दिया, ये याद रखना। ठीक, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है दीप्त अदीप्त वस्तुएं। ठीक, दीप्त अदीप्त वस्तुएं। तो अब जैसे प्रकाश जब किसी स्रोत से उत्पन्न होता है, ठीक, जब प्रकाश किसी भी स्रोत से उत्पन्न होता है तो वह प्रकाश दो तरह के स्रोतों से उत्पन्न होता है। यानी किसी से उत्पन्न हुआ तो वह उससे दो तरह से उत्पन्न होता है। एक तो ये कि उस वस्तु में स्वयं का प्रकाश हो, दूसरा वह किसी और के माध्यम से चमक रहा हो। ठीक, या किसी और के माध्यम से वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो या दे रहा हो। अदीप्त वस्तुएं, दीप्त अदीप्त वस्तुएं। ठीक, दीप्त अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश, हमने बताया कि प्रकाश किसी न किसी स्रोत से ही हमें मिलता है। ठीक, इन स्रोतों के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं बांटी गई हैं। पहली वस्तु, एक तो प्रकाश स्रोत के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, प्रकाश स्रोत के आधार पर। ठीक, पहली जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं। ठीक, दूसरी कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुओं की बात की जाए कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं, कह सकते हैं सीधा सा, कि जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो। ठीक, या कह सकते हैं कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना, जो ऐसे प्रकाश स्रोत या कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त वस्तुओं में क्या होता है? अदीप्त वस्तुओं में जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न हो। ठीक, और अदीप्त में क्या होगा? जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो। जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो। ठीक, जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो वो कहलाते हैं
अदीप्त वस्तुएं, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है वो कहलाती है दीप्त वस्तुएं, और जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है वो कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं समझ गए। अब इनके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो उदाहरण के बारे में जब बात करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे सबसे पहले कह सकते हैं उदाहरण के रूप में सूर्य। ठीक, सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, साथ में सूर्य के साथ में तारे, इनमें भी स्वयं का प्रकाश होता है। अब यहाँ पे जितनी भी लाइटें हम लोगों के घर में जलती हैं, ठीक, तो जो लाइटें होती हैं उनमें भी स्वयं का प्रकाश ही उत्पन्न होता है, तो वो कह सकते हैं वैद्युत बल्ब, कह सकते हैं वैद्युत बल्ब। साथ में जो एलईडी लाइट होती है, एलईडी, ठीक, टॉर्च, ये इस तरह की कह सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है। अब अदीप्त वस्तुओं के बारे में बात की जाए तो अदीप्त वस्तुओं में जैसे सबसे पहले हम बात कर ले चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अर्थात ये दूसरों, यानी इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये पहला तो उदाहरण इसका हो गया चंद्रमा। ठीक, दूसरा जैसे दर्पण। दर्पण में भी जैसे हमने कोई दर्पण ले लिया और उस पर हम प्रकाश मार रहे हैं तो वो उसकी वजह से प्रकाश उत्पन्न हुआ, यानी वो परावर्तन होकर पूरे में फैल गया, तो ये एक दर्पण हो गया। इसी तरह से जैसे चिकनी मेज हो जाए और कोई फर्श वगैरह, टाइल्स वगैरह हो, पुस्तक, ये ऐसी वस्तुएं। ठीक, ऐसी जो वस्तुएं हो जाती हैं इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो ये कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक, अब इसके बाद अब बात करते हैं प्रकाश किरण क्या है। इसको समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक दर्पण ले लिया। ठीक, पूरा ये दर्पण जो होगा वो कैसा है, समांग। समांग का मतलब प्रत्येक अंग जिसका एक समान हो। ठीक, अब यहां से कोई, अब जैसे ये हमने समांग पारदर्शी माध्यम ले लिया और इसमें एक कोई पथ है, और इस पथ पर क्या कर रहा है, प्रकाश गति कर रहा है, इस पथ से प्रकाश गति कर रहा है। तो यह जो मार्ग है, ठीक, यह जो मार्ग है जिस पर प्रकाश, ठीक, यह जो मार्ग है जिस पर प्रकाश समांग पारदर्शी माध्यम में गति करता है। ठीक, यानी वह मार्ग जिस पर प्रकाश समांग पारदर्शी माध्यम में गति करता है, ठीक, या गति करती है, वह कहलाती है प्रकाश किरण। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसमें जैसे ये गति कर रहे हैं प्रकाश, तो ये कहलाएगी प्रकाश किरण। ठीक, अगर एक है तो प्रकाश किरण, और अगर यही कई सारे हो जाएं तो हम लोग इसी को कहेंगे प्रकाश पुंज। ठीक, इसी को क्या कहा जाएगा, प्रकाश पुंज। यानी यहां से ये कह सकते हैं कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश, ऐसे कह सकते हैं प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब किरणों का कई सारा, यानी कई सारी किरणों का समूह हो तो वो कहलाएगा प्रकाश किरण पुंज। अब प्रकाश किरण पुंज जो होता है, यानी एक किरण जब कोई माध्यम में गति कर रही थी, तो यानी जब कोई किसी एक मार्ग में कोई जो है कोई प्रकाश गति कर रहा था तो वो कहलाएगा किरण, और जब कई सारे रास्ते बना के उस पर किरणें गति करने लगे तो वो कहलाएंगे प्रकाश किरणें, और ये जो पूरा ग्रुप बनेगा इसी को कहा जाएगा प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब ये जो प्रकाश किरण पुंज है ये 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो प्रकाश किरण पुंज हो गया पहला समांतर। ठीक, समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा अपसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज। ठीक, हमने क्या बताया, प्रकाश किरणें यानी जो किरणों के समूह के आधार पर प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी की अगर बात करें तो अभिसारी, जैसे ये यहाँ पे जो किरण पुंज दिखाया गया है, ये कैसा किरण पुंज दिखाया गया है, तो जब किरण पुंज, ठीक, जब किरण पुंज कह सकते हैं जब कई सारी किरणें गुजर रही हों और उनके बीच की दूरियां बराबर हों, कई सारी किरणें गुजर रही हों और परस्पर एक दूसरे से समान दूरी पर हों, तो ये कहलाता है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ठीक, अभिसारी का मतलब होता है अभिसारी, ठीक, यानी एकत्रित होना। अभिसारी यानी अभिसारित होना मीन्स एकत्रित होना। तो जब अभिसारी की बात की जाए, अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी जब किरण पुंज की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि कई सारी प्रकाश किरणें क्या होंगी, वो एक किसी बिंदु पे आके इकट्ठी होंगी, ये ऐसे, यानी आई और परावर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु पे आके इकट्ठी हो गई। तो जब कई सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाए यानी एकत्रित हो जाए तो वो कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अब इसके बाद लास्ट वाला जो बचता है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज की अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपसारी, अपसारी मीन्स होता है फैलना। अपसारी किरण पुंज, तो इसमें क्या होता है, जब किरणें एक दूसरे से दूर हटे, एक दूसरे से दूर हटे किरणें, ठीक, जैसे कि कोई प्रकाश किरण आई और ये फैल गई, यानी जैसे आई इधर और टकराने के बाद ऐसे फैल गई। ठीक, या ये कह सकते हैं कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें ऐसे दूर भागे, इस तरह से। तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से दूर हटे तो ये किरणें कहलाएंगी अपसारी। अपसारी यानी अपसारित हो रहे मीन्स फैल रही हैं। और अभिसारी में क्या होगा, कई सारी किरणें एक जगह पे एकत्रित होते हैं। और ठीक, अभिसारी में क्या होता है, कई सारी किरणें एक जगह पे एकत्रित होती हैं। और समांतर में क्या होता है, कई सारी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे से बराबर दूरी में चलती हैं। तो जब एक दूसरे से बराबर दूरी में चले तो ऐसी प्रकाश किरणों को हम कहते हैं, ऐसी प्रकाश किरणों का जो पुंज होता है वो कहलाता है समांतर किरण पुंज। ठीक, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, यानी हमने प्रकाश पढ़ लिया, दीप्त पढ़ लिया, इसके बाद में प्रकाश किरण पढ़ लिया। ठीक, अब प्रकाश किरण के बाद बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक चिकना पृष्ठ ले लिया, चिकना पृष्ठ, या हम कह सकते हैं कोई दर्पण भी ले सकते हैं। तो हमने कोई चिकना पृष्ठ ले लिया। ठीक, अब क्या, जब कोई चिकना पृष्ठ लिया तो इसके बाद क्या करते हैं, इस पर कोई जैसे प्रकाश किरण आके गिरी। ठीक, ये मान लिया हमने ए बी, कोई प्रकाश किरण आके बिंदु बी पर गिरे और बिंदु बी पर गिरने के बाद यह उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाए, यानी बी से ये सी दिशा में वापस लौट गए। यानी कोई प्रकाश किरण बिंदु ए से या किसी प्रकाश स्रोत से आई और किसी चिकने पृष्ठ के माध्यम पर पड़ी और पड़ने के बाद फिर क्या हुआ, यह उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक, तो यह जो घटना कहलाएगी इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसी को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर जो प्रकाश किरण आई ये, ठीक,
ये कहलाती है अपवर्तित किरण। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये प्रकाश किरण जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपतित किरण। ठीक, अब ये किरण आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद फिर परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली गई। तो जब परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चली जाएगी तो हम इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक, यानी दर्पण से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट के जाएगी उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब कोई प्रकाश किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है, अगर मान लीजिए हम इस बिंदु पर कोई लंब डाल दिए ऐसे, ठीक, ये हमने कोई लंब डाल दिया सीधा इस बिंदु पे, तो ये जो सीधा एक लंब डाला ये कहलाएगा अभिलंब। इसको क्या कहेंगे? ये कोई प्रकाश किरण जब दर्पण से आके टकराई, ठीक, जिस बिंदु से आके टकराई उस पर हमने एक खींच दिया लंब। अब ये जो लंब खींचा इसी को बोलेंगे हम अभिलंब। अभिलंब और ये एक जो किरण रही ये कहलाएगी आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। ठीक, इसको क्या बोला जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये आपतित और अभिलंब के बीच बना। ठीक, इसी तरह से इस दिशा में अगर बात की जाए तो इस दिशा में ये हमारा अभिलंब हो गया और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसी को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक, तो एक बार दोबारा जरा समझते हैं। हमने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम पर पड़ती है, ठीक, तो वह या उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी यह जो घटना है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। ठीक, या इसकी हम अगर परिभाषा लिखें तो परिभाषा कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराता है ना, यहाँ पे लिख लो जब कोई प्रकाश किरण न करो, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद हमने बता दिया कि यह जो प्रकाश किरण आके टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। यदि हम आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दें तो वो कहलाएगा अभिलंब। इसके बाद आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस लौट के जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम। ठीक,
अब परावर्तन के नियम की अगर बात की जाए तो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। ठीक, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो आपतन कोण, ये आई, आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो परावर्तन कोण है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण यानी कोण आई, ये बराबर होगा सदैव कोण आर के। ठीक, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण साथ में परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम इसको हथेली पे दर्शाना चाहें तो हम तीनों किरणों को ऊपर बना सकते हैं। ठीक, या कागज पे अगर हम दर्शाना चाहें तो कागज पे हम आसानी से इसको दर्शा सकते हैं, यानी एक ही तल में इसको बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा था प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित परावर्तन के नियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इससे खासकर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे कि यदि कोई प्रकाश किरण 45 डिग्री का आपतन कोण बनाते हुए दर्पण से टकराती है तो उसके द्वारा बनाया गया परावर्तन कोण कितना होगा। तो बस आपतन कोण और परावर्तन कोण के नियमानुसार, यानी आप परावर्तन के नियमानुसार कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम क्या कर देंगे, जो कोण आई दिया था 45 डिग्री वो बराबर कर देंगे परावर्तन कोण के, यानी कोण आर के बराबर कर देंगे। तो कोण आई बराबर 45 तो कोण आर बराबर भी 45 हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर कि यदि कोई प्रकाश किरण मान लीजिए दर्पण से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जरा ध्यान देना कि कोई प्रकाश किरण ठीक दर्पण की सतह से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो जल्दबाजी में वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि दर्पण की सतह से अगर कहा जा रहा है तो दर्पण की सतह का मतलब हो गया वो जमीन, यानी दर्पण के यानी नीचे वाले हिस्से से, यानी आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण दिया जा रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि यदि दर्पण की सतह से कहा जाए तो हम यही लिखेंगे आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच जो कोण बनेगा वो मानेंगे। ठीक, अब अगर ये 30 हो गया तो पूरा ये अभिलंब ये कोण बनाता है पूरा कितना होता है 60 का। ठीक, ये कोण पूरा कितना होता है, अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये कोण यहाँ पर आ जाएगा, जो आपतन कोण वो निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60। तो हमें इस तरह से इसके कई सारे क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के वो पूछता है, तो वो हमें ध्यान देना है। अब